आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पे है, जिस पर आज इंडियन एक्सप्रेस में एक डिटेल्ड न्यूज़ छपी है विद रिस्पेक्ट टू द क्वैशिंग ऑफ अराउंड 94 केसेस आउट ऑफ 120 केसेस बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिटेंशन ऑर्डर्स पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये डिटेंशन ऑर्डर्स क्यों पास करती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के क्या पैरामीटर्स हैं, क्या डायमेंशंस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ द डिटेंशन अथॉरिटी एंड द डिसीजन मेकर्स कि ये कैसे होता कैसे है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले ये जो इस एक्ट के अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो 1818 में बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशंस आए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, और वो उस टाइम की गवर्नमेंट को ये अधिकृत करते थे कि वो इंडियन सिटीजन्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन उनका कर सकते थे अगर उनके एक्शंस उनके हिसाब से दे वर कॉन्ट्ररी टू और दे चैलेंज दी पब्लिक ऑर्डर। तो एक जो शब्द हमारी शब्दावली में आता है वो आता है पब्लिक ऑर्डर। ये जो वर्ड पब्लिक ऑर्डर है ये दिस हैज़ बीन सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस कि पब्लिक ऑर्डर का असल में मतलब क्या हुआ। तो पब्लिक ऑर्डर पे आने से पहले हम इस एक्ट की हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। तो बंगाल रेगुलेशन जो थर्ड था 1818 का, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया, वो सबसे पहला इनैक्टमेंट था। उसके बाद फिर 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में भी गवर्नमेंट को यही पावर्स दिए गए कि जिस आदमी से, जिस इंडिविजुअल से या जिस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से पब्लिक पीस या पब्लिक ऑर्डर डैमेज होने का एप्रीहेंशन था, उसको अरेस्ट कर सकती थी गवर्नमेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी रीज़न। उसके कुछ दिनों के बाद एक रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आया 1919 में। इस एक्ट का जो असली नाम था वो था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। आप सबको पता है जब रॉलेट एक्ट आया तो उसमें भी गवर्नमेंट को असीमित पावर्स दिए किसी भी आदमी को बिना कोई कारण बताए अरेस्ट करने का, अगर गवर्नमेंट के को ये समाधान हो जाता कि ये आदमी के एक्ट्स हैं दे आर डेट्रीमेंटल टू पब्लिक ऑर्डर। सबको पता है कि अंग्रेज़ों का ये कानून था, ये सबसे ज़्यादा वायलेटिव था इंडिविजुअल के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ का। और इस एक्ट को अपोज करने के लिए इतना बड़ा एक मूवमेंट हुआ जो अल्टीमेटली जलियांवाला बाग के मैसाकर के रूप में पूरा देश जानता है, जिसमें सैकड़ों इंडियंस को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी जस्ट टू अपोज दिस एक्ट। और उस ड्रैकोनियन एक्ट को बाद में 1919 के बाद एक आज़ादी के बाद 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के रूप में पास किया गया। दैट वाज इन द ईयर 1950। उसके बाद फिर 1969 में जब ये एक्ट ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को, तो द देन गवर्नमेंट ब्रॉट इन अनदर ड्रैकोनियन लॉ विच वाज कॉल्ड द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 का, जिसको मीसा भी कहते हैं। ये एक्ट 1977 में रिपील हुआ और उसके बाद 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आ गया। अब ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन सारे एक्ट्स का धीरे धीरे करके जो 1818 से लेके 1980 तक आते गए, ये सब में एक जो कॉमन बात आई वो ये थी कि किसी भी पब्लिक ऑर्डर की ब्रीच के एप्रीहेंडेड केस में गवर्नमेंट को अनफेटर्ड पावर्स थे किसी भी आदमी को अरेस्ट करने के, और 10 दिन तक उसको ऐसे ही आप अरेस्ट रख सकते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी रीज़न। आगे बात करें तो इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सेव अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ? इन सारे केसेस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी जो अरेस्ट होता है उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, उसको अपने चॉइस के वकील से मिलवाया जाएगा। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसा कि लॉ आप समझ रहे हैं, जैसा कि इस लॉ की वर्डिंग है कि दिस इज़ अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी किसी भी आदमी को कोई भी ऑफेंस करने से प्रिवेंट करने के लिए ये कानून पास हुआ है। बट प्रिवेंटिव लॉ को प्यूनिटिव लॉ की तरह सरकार इस्तेमाल कर रही है, विच इज़ वेरी वेरी एबहॉरेंट एंड इट इज़ एब्सोल्युटली वायलेटिव ऑफ द राइट्स available to an Indian citizen under Article 21 of the Indian Constitution.
प्रिवेंटिव कानून को कैसे फॉलो किया जाता है, किसी भी आदमी के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून कब लगाया जाता है, जब ये गवर्नमेंट को समाधान हो जाए कि ये आदमी अगर कस्टडी से छूटा तो ये पर्टिकुलर अपराध कर देगा। इसके मतलब ये हुआ कि आदमी को एक हैबिचुअल ऑफेंडर होना चाहिए। ही शुड बी अडेप्ट एंड हैबिचुअल इन कमिटिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्राइम्स। जब तक वो हैबिचुअल नहीं है तब तक उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन आप ले ही नहीं सकते। किसी एक केस पे आप NSA नहीं ठोक सकते किसी के आदमी के अगेंस्ट। आज के दौरान और आज से पहले भी अगर हम देखें तो 1993 में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आउट ऑफ 3,300 समथिंग केसेस 72% केसेस वर फाउंड टू बी इलीगल। यानी कि कोर्ट्स ने डिटेंशन के ऑर्डर्स को ऐश कर दिए थे 1993 में 72% केसेस के। और अगर हम ये केसेस भी देखें जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने जो केसेस किए हैं उसमें भी 120 में से 94 केसेस में कोर्ट ने कहा कि ये सारे इलीगल थे। अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 94 केसेस में जिसमें आपने इलीगल ऑर्डर ऑफ डिटेंशन पास किया, किसी भी आदमी उन 94 व्यक्तियों की, कई केसेस में होता है एक केस में 4 लोग होते हैं, तो एटलीस्ट उन 94 लोगों के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपके इलीगैलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हुई। सो व्हाट एक्शन डज द गवर्नमेंट नाउ प्रपोज टू टेक अगेंस्ट दोज डिलिंक्वेंट ऑफिसर्स whose illegal and irrational exercise of powers led to their illegal incarceration in jail। हर आदमी की पर्सनल लिबर्टी सबसे बड़ा एसेट है उसके लिए, और पर्सनल लिबर्टी को किसी भी तरीके से चैलेंज करना, किसी भी तरीके से डिनाई करना इज़ द मोस्ट एबहॉरेंट क्राइम ऑफ ह्यूमैनिटी। इसीलिए आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे शॉर्ट आफ्टर आर्टिकल है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के नज़ीरे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे वायलेशन के तो वो आर्टिकल 21 के ही दिखेंगे। कमिंग बैक टू दी केसेस अंडर दी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक इस्लामुद्दीन वर्सेस स्टेट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। पब्लिक ऑर्डर जो है वो पूरी पब्लिक को इम्पैक्ट कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर एक जनरल सब्जेक्ट है, जो भी किसी भी क्राइम में लॉ एंड ऑर्डर की क्षति होती है, कोई एक आदमी दूसरे आदमी को से मारपीट कर ले, कोई एक आदमी कहीं पे ड्रग्स बेच रहा हो, शराब बेच रहा है इलीगल, उससे पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है। चोरी कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है, बट लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हो रहा है। जो चोरी कर रहा है उसे लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हो रहा है, पब्लिक में क्राइम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हो रहा है। लेकिन क्या पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है? पब्लिक ऑर्डर वायलेट होने का ऑर्डर हैज़ टू बी, जो ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि यस इस एक्ट से पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है, दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर, स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन नॉट जस्ट शट हिज आइज एंड blindly accept the report which is being sent by the senior superintendent of the police or the police. It has to apply its independent mind. जब भी कभी NSA का केस होता है तो उसमें एक अपराधी जिसके खिलाफ NSA की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं उसका एक डॉसियर बनता है। उस डॉसियर में उस आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री दी जाती है, क्या उस आदमी का इतिहास है, क्या वो व्यापारी है, क्या उसका ये पहला केस है, क्या इससे पहले उसने इस तरह के और केसेस किए हैं, क्या उसका इस पर्टिकुलर एक्ट से पब्लिक ऑर्डर इन्फ्रिंज हुआ या केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल होली वाले दिन जब पूरा लॉकडाउन है, हर जगह पे दुकानें बंद हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई आदमी, दो आदमियों के बीच में झगड़ा होता है, अनफॉर्चुनेटली वन पर्सन इज़ अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड द अदर पर्सन इज़ लेट्स से अ बिजनेसमैन, होली वाले दिन क्राइम होता है, क्राइम में गोली चल जाती है, तो क्या जबकि सारी दुकानें बंद हैं, सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, तब क्या ये विश्लेषण किया जा सकता है कि इससे पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो गया? अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो हाँ, हो सकता है कि पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो गया, बट व्हेन यू स्पीक लाइक अ लॉ मैन, पब्लिक ऑर्डर वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर था ही नहीं। उस दिन तो सारी दुकानें बंद थी, दुकानें कोई शट डाउन करके भागता नहीं रहा, पब्लिक में फ्यूरोर नहीं हो गया, लोग इधर उधर भागने नहीं लगे, अड़सन नहीं हो गया। सो दिस वॉज अ स्पेसिफिक केस ऑफ Lakhimpur Kheri where an order of detention of an individual was quashed by the High Court. And similarly, there are dozens of cases like a person who has been arrested for a case of cow slaughter. I do agree that the offence of cow slaughter is an abhorrent crime. Without speaking on the merits of the case, but
आई वुड लाइक टू सबमिट हियर कि एक पर्टिकुलर केस में अगर किसी आदमी की एक केस की क्रिमिनल हिस्ट्री है और उसे पब्लिक ऑर्डर वायलेट नहीं हो रहा है, केवल लॉ एंड ऑर्डर वायलेट हो रहा है, तो दिस एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन। एक और लैंडमार्क केस है विशिष्ट नारायण गरवरिया का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स ले डाउन किए हैं लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर के, और उसमें ये भी उन्होंने ले डाउन किया है कि जो भी डिटेनिंग अथॉरिटी है विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसको अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एक और चीज़ है, बड़ी इसकी ब्यूटी इस एक्ट की, कि इस एक्ट के अनुपालन में अगर किसी के खिलाफ भी कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उस आदमी को राइट है टू राइट टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज टू दी स्टेट गवर्नमेंट टू सबमिट अ डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन। और गवर्नमेंट से भी ये अपेक्षा की जाती है कि चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो अपना स्पेसिफिक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेगी और वो डिसाइड करेगी कि क्या इन पर्टिकुलर सेट ऑफ केसेस में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इम्पोजिशन सही है या गलत। इसके अलावा उस आदमी जो डिटेन्यू है, जो डिटेन्ड है, उसके पास भी ये राइट है कि वो कोर्ट, हाई कोर्ट में एक एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसमें हाई कोर्ट का एक सीनियर जज और 2 और रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके सामने जाने का, अपने केस को एस्पाउज करने का, अपने केस को उनके सामने पुट अप करने का। अनफॉर्चुनेटली इस इनएक्टमेंट में कोई भी ऐसा राइट डिटेन्यू को नहीं है कि वो वकील इंगेज करके जा सके। मेरी रिकमेंडेशन होगी, मेरी तजवीज़ होगी, गवर्नमेंट ये रिकन्सिडर करे कि इसमें लॉयर के थ्रू रिप्रेजेंट करने का राइट दे, और ये जो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करे, नॉट इन एवरी केस। बिकॉज आज हमने देखा कि हाई कोर्ट ने आउट ऑफ 120 केसेस 94 केसेस में इम्पोजिशन को क्वैश कर दिया। तो उन 94 जो लोगों को जो इलीगल डिटेंशन में रखा गया, उनके लिए भी उनके राइट की भी रक्षा करनी चाहिए कोर्ट को। और जिन व्यक्तियों, जिन ऑफिसर्स के कारण ये इलीगल एक्शन हुआ, सम एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट देम ऑल्सो। थैंक यू।